देश का सबसे बड़ा आईपीओ 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। बात कर रहा हूं हुंडई आईपीओ की, जिसका साइज है 27,870 करोड़। 4 रीजन की इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस है और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं इन 4 रीजन को सुनने के बाद आपको मजा ना आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और मजा आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 4 पॉइंट एक कहानी की तरह होंगे जो कि आखिरी केवल है, जो 5वां पॉइंट है उससे बिल्कुल इस तरह से जुड़ेंगे कि आपको समझ में आएगा कि ये 4 पॉइंट आखिर ये कंपनी क्यों कर रही है। तो मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं वैल्यूएशन। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन जरूर चेक करते हैं कि यार ये स्टॉक महंगा तो नहीं है, ये कंपनी सस्ती तो नहीं है। और खास तौर पर आईपीओ में हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके आखिर इस स्टॉक ने लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें, चूंकि हुंडई की आईपीओ की बात करें, तो उसका प्राइस में 960 रुपए। अगर आप इसका पीई देखेंगे तो आपको 26.28 का दिखाई देगा। अगर आप इसके बाकी कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे जो कि इसकी पीयर्स है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स है, तो आप देखोगे रेवेन्यू के मामले में ये कंपनी बहुत छोटी है इसकी सभी कॉम्पिटिटर कंपनीज की तुलना। इसका जो पी है वो इनसे 2 गुना 3 गुना दिखाई देगा इनके रेवेन्यू की तुलना। और आपको इसी एक पॉइंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको कार बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? आप पेट्रोल वाली गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसी कंपनी में, या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी में? डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आने वाली है वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली है। तो यहां पर आप टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हुंडई के अंदर, डेफिनेटली टाटा मोटर के अंदर। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट शेयर 1% का है, वो जो कि टाटा मोटर से रेवेन्यू के मामले में लगभग 5 गुना छोटी है, वो टाटा मोटर से 2 गुना या 2.5 गुना की वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, एक टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूं, ईपीएस। इसका मतलब होता है एक शेयर के पीछे साल भर में होने वाली कमाई को ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। ये जितना ज्यादा होगा किसी कंपनी में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप इन चारों कंपनियों का ईपीएस देखेंगे तो आपको मारुति का सबसे ज्यादा दिखाई देगा, टाटा मोटर का अच्छा दिखाई देगा, आपको महिंद्रा का दिखाई देगा, जबकि इसका अगर आप ईपीएस देखेंगे तो आपको 76 से 74 का आपको दिखाई। तो अगर हम इसका ईपीएस से भी तुलना करते हैं तो ईपीएस के मामले में भी ये बाकी कंपनियों से पीछे दिखाई। तीसरा पॉइंट है इसका ओके फंडा। आप इसका फंडामेंटल देखेंगे तो आप देखोगे इस कंपनी का एसेट्स भी लगातार घटते जा रहे हैं, कंपनी के रिजर्व भी घटते जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके आरओए आरओसी भी देखेंगे तो वो भी आपको लगभग 12-13 के आसपास दिखेगी। जनरली अगर ये 15-20% के आसपास होती है तो वो किसी कंपनी में ठीक माना जाता है। तो अगर आप इसका ओवरऑल फंडामेंटल भी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देगा जिस वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। और चौथा पॉइंट, चूंकि आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लिस्टिंग गेन की दृष्टि से एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप इस डेट को देखेंगे, इस डेट से लेकर घटते 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 8% पर आ चुका है। यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 570 रुपए का था वो अब घटते घटते 165 रुपए पर आ चुका। और याद रखिएगा, अगर आपको लगता है 8% भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, तो याद रखिएगा ये ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घटता जा रहा है पिछले दिनों की तुलना में। तो हो सकता है कि लिस्टिंग डे तक आते आते ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी घट जाए। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट और बताता हूं। अगर आप इन बड़े आईपीओ को एनालिसिस करेंगे, चाहे आप पेटीएम का ले लीजिए, एलआईसी का ले लीजिए, या फिर अब जो ये आईपीओ आने वाला है, इन सब के अंदर नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिला। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस आईपीओ में आपको काफी अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल जाए, उतना भी लिस्टिंग देखने को मिल जाए जितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये 4 पॉइंट की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये चारों पॉइंट 5वें पॉइंट से किस तरह से जुड़े हुए बड़े ध्यान से समझना। लेकिन सारी चीजों को देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिर जब कंपनी को पता है कि हमारी औकात क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के अंदर या बाकी सारी चीजों के अंदर, तो आखिर हम इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूएशन पर आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं? ये 5 पॉइंट जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे को एक एडिशनल पॉइंट याद आ रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने इसका आपको पीई बताया जो कि 26 का आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है एक साउथ कोरिया की कंपनी, तो अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पीई का रेशियो देखने को मिलेगा वहां पर 5 का। वही इंडिया में जब ये आईपीओ लेकर आ रही है तो उसका पीई हो गया 26 का। और अगर आप अच्छा खासा लिस्टिंग एंड सोच रहे हैं कि भैया आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका पीई जो है 30 से भी ऊपर निकल जाएगा। और मुझे नहीं लगता मार्केट इसको इतना वैल्यूएशन देगा। अब हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि जब कंपनी को पता है कि उसकी असली औकात क्या है, तो वो इतनी ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर आईपीओ क्यों लेकर आ रही है? रीजन मैं आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूं आईपीओ से जुड़ी हुई। रीजन है ओएफएस। ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपका पैसा इस कंपनी की ग्रोथ में लगता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स निकल रहे हैं और ये पैसा उन्हीं के पास जाने वाला है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मार्केट इसको इतना ज्यादा वैल्यूएशन देने वाला है। मैं इस वजह से इस आईपीओ में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, फिर भी अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। अप्लाई करना है तो सब्सक्रिप्शन के भरोसे अप्लाई कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन मेरा मानना है कि कम से कम अगर ये 2 टाइम्स और सब्सक्राइब हो जाता है तो ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा, और वो भी आखिरी समय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।